कहते हैं कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होती है। ये कौन सी प्रोटीन होती है? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती है। और आप जानते हो कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना। ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन के अंदर होते हैं। इसका काम ये होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करती है और विदाउट बीइंग यूज्ड जिस रिएक्टेंट के ऊपर एंजाइम वर्क करता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट। और उसको एस से जाहिर करते हैं। तो आप लिखते हो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, तो सबसे पहले बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बन गया। तो इसमें ये जो एस है ये पी बन जाएगा और ई ऐसे कैसे वापस आ जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि विदाउट बीइंग कंज्यूम, कि एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल हुए बगैर ही जो है बेटा ये वापस आ जाता है। तो इसलिए ई एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसे कैसे आ रही है। ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। इंडस्ट्री में अगर आप एंजाइम इस्तेमाल करो ना तो वो इस्तेमाल हो जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी लिविंग बॉडी के अंदर ये वापस आ जाता है। चले, अब एंजाइम जो होते हैं ना ये स्पेसिफिक होते हैं। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर, आपको पता है ना ये टर्शियरी प्रोटीन है। तो टर्शियरी प्रोटीन 3 डायमेंशनल प्रोटीन जो है बेटा ये होती है। चले, उसके बाद अगर हम एक्टिव साइड की बात करें तो एक्टिव साइड एक छोटी सी कैविटी होती है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये 3 डायमेंशनल कैविटी होती है जो कि चार्ज बेरिंग होती है। चार्ज बेरिंग कैसी होती है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो बेटा ये 2 तरह की होती है। एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। दोनों की जगह एक ही है, काम में फर्क है, बस फंक्शन में फर्क है। इसका काम होता है सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना और फिर उसको अटैच भी करवाना। रिकॉग्नाइज करना और अटैच करवाना। और कैटालिटिक साइड का होता है कि उसको प्रोडक्ट में बदल देना। प्रोडक्ट में जो बदलता है वो कैटालिटिक साइड बदलती है, जबकि बाइंडिंग साइड का काम होता है रिकॉग्नाइज करना और रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर एक्चुअल सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड के साथ अटैच होना। अब वो जो लफ्ज था ना चार्ज बेरिंग साइड, मैं उस पर आ जाता हूँ। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है ना वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 शेप। पहली चीज होती है शेप। मसलन कैसे? देखो ये अगर एंजाइम है ना, ये अगर एंजाइम है तो बेटा एक शेप सबस्ट्रेट की ये होगी, एक ये होगी। आप जानते हो कि ये शेप इससे मैच कर रही है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो इस शेप वाला सबस्ट्रेट ही इसके साथ अटैच हो सकता है। ये जो ट्रायंगुलर शेप वाला है ना ये अटैच नहीं हो सकता। तो पहली जो चीज होती है वो शेप होती है। दूसरी चीज वो होती है कॉन्फ़िगरेशन और केमिस्ट्री। कॉन्फ़िगरेशन और केमिस्ट्री। अब ये क्या चीज होती है? देखो बेटा जैसे कि अभी हमने बात की, ये एंजाइम है। अब इस पे ना मखसूस चार्ज है। अब ये 2 सबस्ट्रेट हैं, ठीक हो गया ना। देखिए मैं समझाता हूं। देखिए ये एक मखसूस अमाइनो एसिड की वजह से इसके ऊपर एक मखसूस चार्ज होता है। बात समझ आ गई? ये चार्ज है। अब वही सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो पाएगा जिसके पास इसका ऑपोजिट चार्ज होगा। अब देख रहे हो इनमें से कौन सा अटैच होगा।
ये तो अटैच नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सेम है, सेम तो रिपेल करता है, ये अटैच होगा, ठीक है ना, ये ऑपोजिट है, ये अटैच हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, ये चार्ज बेरिंग है, ये दिस विल शो द कॉन्फ़िगरेशन और केमिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिव साइट, ये महसूस होती है। शेप फिर दो सबस्ट्रेट की एक जैसी हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये किसी सूरत भी मैच नहीं करती। तो ये दैट विल इंडिकेट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। चले, उसके बाद है बेटा दो टाइप होते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एक्टिव साइट होती है, फिर कोफैक्टर। अब ना एंजाइम को ना प्रॉपर वर्क करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। एंजाइम खुद प्रोटीन होते हैं, एंजाइम खुद क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है राइबोजाइम। ये न्यूक्लिक एसिड नेचर का होता है, ये प्रोटीन नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस है। पूरे उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है राइबोजाइम, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, बाकी सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। चले, उसके बाद ये जो कोफैक्टर है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में, कि एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन करें। ये इसके अंदर जो है बेटा ये हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, बातें सीख लेते हैं। पहला काम ये ना एक्ट करता है एज अ ब्रिज। अब ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज का काम होता है कि दरिया के दो किनारों को ना ये आपस में अटैच करता है। अब इसमें दो चीजें कौन सी हैं जिसको ये अटैच करेगा? उसमें एक चीज होती है बेटा सबस्ट्रेट, और दूसरी चीज होती है एंजाइम। ये इन दोनों को अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ये अटैच करवाता है कोफैक्टर। तो ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज के तौर पर। नंबर 2, ये कोफैक्टर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कि वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। चले, ये दो चीजें जो है ये कोफैक्टर प्रोवाइड करते हैं। फिर कोफैक्टर की पहली टाइप देखें, वो होती है एक्टिवेटर। देखो बेटा, इसमें 2-3 बातें याद करने के, ये डी अटैचेबल होता है, पहली बात, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात, ये डाइवेलेंट मेटल होता है। ये क्या होता है? ये डाइवेलेंट मेटल आइन होती है। ये देख लें एग्जांपल लिखी हुई, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये लिखी हुई एग्जांपल्स। ये लूज अटैच होता है, मतलब जब इसकी जरूरत नहीं होती ये यहां से निकल जाएगा। ये बातें हैं याद रखने वाली, जो एमसीक्यूज में बहरहाल पूछी जाती है। ये वाहिद कोफैक्टर होता है जो इनऑर्गेनिक होता है, बाकी दोनों कोफैक्टर ऑर्गेनिक है। मसलन देखो, ये जो कोएंजाइम होता है ना, ये विटामिन से बने होते हैं। विटामिन इसकी एग्जांपल नहीं है, बट ये बने विटामिन से होते हैं। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाते हैं, लूजली अटैच होते हैं, जब जरूरत होती है अटैच हो जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो निकल जाते हैं। ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, और इसकी एग्जांपल है नैड, निकोटीन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, याद रहेगा। चले, उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये नॉन प्रोटीन बॉन्ड है, बट ये कोवलेंट, आप जानते हो कोवलेंट बॉन्ड तो एक मजबूत बॉन्ड होता है, तो इसकी अटैचमेंट परमानेंट होती है। ये परमानेंट अटैच होता है, ये भी विटामिन से बना होता है, ये भी विटामिन का बना होता है, लेकिन इसकी अटैचमेंट जो होती है ये परमानेंट होती है। चले, फिर बेटा एपो एंजाइम और होलो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम बगैर अगर कोफैक्टर के हो ना, तो उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, ये आप लिख सकते हो, लेकिन ये इनएक्टिव होता है।
जब इसके साथ को एंजाइम या को फैक्टर अटैच हो जाएगा ना, ये अटैच होगा यहाँ, तो ये देखें ये अटैच हो गया, तो एंजाइम प्लस को फैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू होलो एंजाइम, दिस विल बी इक्वल टू होलो एंजाइम जो है बेटा ये बन जाएगा। और ये होलो एंजाइम एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो एंजाइम की दो टाइप्स होती हैं, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। कोफैक्टर के बगैर एपो है, कोफैक्टर के साथ वो होलो एंजाइम कहलाएगा। समझ आई? चले फिर अकरेंस ऑफ एंजाइम, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। देखो बेटा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन करने वाले सारे एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, तो ग्लाइकोलाइसिस करने वाले सारे एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे, साइटोसोल में मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सारी आ गई हैं, सारी हमने जो है ना पढ़ ली हैं, तो डेट्स वाई हम इसको आगे मूव करेंगे। फीडबैक क्या होती है, चलें फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। देखें ये एक ए रिएक्टेंट है और डी जो है ना ये प्रोडक्ट है, ये प्रिकर्सर है, यानी फाइनल प्रोडक्ट से पहले जो चीजें होती है ना, अभी फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले की चीजें अध कच्ची जो होती हैं उनको ना प्रिकर्सर कहा जाता है। अब देखो बेटा फीडबैक होता है जिसमें प्रोडक्ट खुद अपने आप को बनने के अमल को कंट्रोल करता है। जैसे जब प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ेगी ना, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये बेटा ये जाएगा और एंजाइम नंबर 1 को इनहिबिट कर देगा। एंजाइम नंबर 1 के इनहिबिट होने से क्या होगा, बी बनना बंद हो जाएगा, बी से सी नहीं बनेगा, सी से डी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। और जैसे डी की मिकदार कम होगी ये एंजाइम इनहिबिशन खत्म हो जाएगी और ये बनना शुरू हो जाएगा। मतलब डी अपने बनने के अमल को खुद कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो आप फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हो। क्या नाम दोगे, फीडबैक इनहिबिशन का नाम दोगे, ठीक है। समझ आ गई बात। चल आगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। देखें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें तो दो लॉ थे इसके बारे में। एक लॉ था लॉक एंड की मॉडल जो पेश किया था ईमेल फिशर ने, और एक लॉ था इंड्यूस फिट मॉडल जो पेश किया था कॉश एंड ने 1959 में और 1890 में। बेटा माइक बंद कर दो। ये इनकी डिस्कवरी के हवाले से जो है वो आपने लाजमी तौर पर बेटा बात याद रखनी है। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा आगे चलूंगा मैं। नेक्स्ट जो है ना इसमें जो ईमेल फिशर है ना, पहली बात इसकी कि जनाब एक खास किस्म के ताले के लिए खास चाबी होती है, देखें ना ये। तो इसी तरह खास किस्म के एंजाइम के लिए एक खास किस्म का सबस्ट्रेट होता है। ओके बात समझ आ गई कि ये लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट पता लग गया। लेकिन बेटा लॉक एंड की मॉडल ने कुछ बातें कही जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थी। वो क्या थी कि एंजाइम की एक्टिव साइड जो थी ना वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ये बात इसने कही कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो क्या है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। और ये टेम्पलेट के तौर से, टेम्पलेट बोलते हैं सांचे को, जो सांचा होता है ना जैसे जिसमें बर्फ वगैरह जमाते हो, जिस तरह का सांचा होता है उसी तरह की बर्फ फ्रीज हो जाती है। कोई रद्दो बदल नहीं आता शेप में कोई रद्दो बदल ना हो तो इसको टेम्पलेट, इसको नॉट फ्लेक्सिबल, इसको रिजिड कहा जाता है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल कहता नहीं भाई ऐसा नहीं है। मतलब फर्ज कर ले, देखिए फर्ज करें कि ये एक एंजाइम है, ठीक हो गया, और ये सबस्ट्रेट है। आप देखो एक्टिव साइड की शक्ल थोड़ी सी छोटी है और सबस्ट्रेट थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी ये इसको एडजस्ट करेगा थोड़ा बहुत। ये एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत होती है,
ये बेटा इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी मैट्रेस के ऊपर आप बैठते हो, मैट्रेस आपके वजन से दब जाता है, आप जब उठोगे तो वो मैट्रेस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी एंजाइम में पाई जाती है, कोचलैंड ने ये कहा था। लेकिन अब ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जनाब अपनी मर्जी की शेप बदल लेगा, मतलब बहुत ज्यादा चेंज होगा शेप में फिर भी बदलेगा, नहीं, ये थोड़ा बहुत 19-20 फर्क को एडजस्ट कर लेता है। बहरहाल इट विल कॉल द फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है बेटे ये अटेन करता है, ये इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा था। और इंड्यूस फिट मॉडल जो है दिस विल बी द मोर एक्सेप्टेबल मॉडल, ये मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है, जबकि ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये लेस एक्सेप्टेबल मॉडल है। चले आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग दी एंजाइमेटिक रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है खुद एंजाइम की मिकदार। देखो बेटा एंजाइम की मिकदार कैसे अफेक्ट करती है मैं आपको बात समझा देता हूं। देखें ये दो ग्राफ हैं, यहां पर एंजाइम कंसंट्रेशन है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी एंजाइम है। अब देखें क्या है जी, आपके पास अगर आप एंजाइम की बात करें तो एंजाइम तो अकेले काम नहीं करते, एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ मिलके काम करते हैं। तो सबस्ट्रेट की दो कंडीशन है, अगर आपके पास सबस्ट्रेट है अनलिमिटेड, देखें तो फिर क्या होगा, एंजाइम यहां 0 है, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया। तो जितना जितना आप एंजाइम बढ़ाते जाओगे रिएक्शन रेट भी उसी हिसाब से जो है बेटा वो बढ़ता जाएगा। देखें 3 गुना किया तो रिएक्शन रेट भी 3 गुना हो गया, 4 गुना किया तो रिएक्शन रेट भी 4 गुना हो गया, लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। लेकिन फर्ज करो आपके पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है, सबस्ट्रेट क्या है वो लिमिटेड है। फर्ज करें आपके पास सबस्ट्रेट के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल है, अभी आपके पास एंजाइम 0 है, आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, रिएक्शन रेट 10 तक बढ़ता जाएगा। लेकिन 10 के बाद ये कांस्टेंट हो गया, आपने 11वां एंजाइम डाला, 12वां एंजाइम डाला, 13वां एंजाइम डाला, लेकिन रिएक्शन तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर सबस्ट्रेट खत्म हो गया। 10 के बाद सबस्ट्रेट खत्म, अब 11 12 13 14 15 जितना मर्जी एंजाइम बढ़ाते चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना, फिक्स है ये। आप यहां 14 भी कर देंगे 15 भी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं, रिएक्शन रेट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सबस्ट्रेट एंड हो गया। मतलब एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक सबस्ट्रेट मौजूद है। जब सबस्ट्रेट खत्म तो खेल खत्म, सबस्ट्रेट खत्म तो रिएक्शन रेट वहीं पर कांस्टेंट हो जाएगा। चले अगली बात करते हैं, सेम बात आ जाएगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर, और ये इसका ताल्लुक होगा एंजाइम के साथ। मसलन देखो मैं एक्स एक्सिस पे रखता हूं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर रखता हूं रिएक्शन का रेट, ठीक हो गया। अब एंजाइम मेरे पास है 10, लिमिटेड है, तो बेटा मैं रिएक्शन रेट बढ़ा रहा हूं। जैसे ही एंजाइम खत्म होगा ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी 10 पे आके। सबस्ट्रेट को मैंने 10 गुना बढ़ाया, रिएक्शन रेट बढ़ गया, लेकिन 10 के बाद मैंने सबस्ट्रेट 11 किया 12 किया 13 किया, रिएक्शन रेट नहीं बढ़ा, लाइन सीधी होगी। इसका क्या मतलब है कि एक्टिव साइड एंजाइम खत्म हो गया, मजीद एंजाइम तो 10 हैं, 11वां सबस्ट्रेट डालने का फायदा कोई नहीं क्योंकि 11वें सबस्ट्रेट के लिए 11वां एंजाइम नहीं है। तो दिस विल कॉल, अच्छा इसको ना एंजाइमेटिक सैचुरेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंजाइमेटिक सैचुरेशन कहते हैं। एंजाइमेटिक सैचुरेशन क्या होती है? इफ ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम फिल्ड विद सबस्ट्रेट, कि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट अगर सबस्ट्रेट के साथ फिल हो जाएं
तो इसको एंजाइमेटिक सैचुरेशन कहते हैं। हुआ ना 10 मॉलिक्यूल तो 10 के 10 भर गए तो सैचुरेट हो गया, मजीद रिएक्शन रेट यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, तो दिस विल कॉल एंजाइमेटिक सैचुरेशन। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है टेम्परेचर। देखो बेटा टेम्परेचर एंजाइमेटिक रिएक्शन को दो चीजें देता है। पहली चीज जो देता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरी चीज देता है काइनेटिक एनर्जी। कि ये अगर एंजाइम है ना, ये अगर सबस्ट्रेट है तो बेटा ये बड़ी जल्दी इसके साथ रिएक्ट करेगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये बढ़ जाते हैं। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी एक हद है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट नीचे आ रहा है, देखें नीचे आ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से मजीद। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रिएक्शन होगा मैक्सिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद ये रिएक्शन हो जाएगा कम। देखें अगर टेम्परेचर हो जाए ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ना बहुत हाई टेम्परेचर हो गया तो क्या होता है कि उससे ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कोलिजन होती है मॉलिक्यूल की, और फिर एंजाइम जो है ना वो डीनेचर हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। इसी तरह अगर वेरी लो टेम्परेचर हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो जो एंजाइम है ना बेटा, एंजाइम के आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, एंजाइम फ्रीज हो जाएगा। एंजाइम्स के क्या बन जाएंगे? आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो एंजाइम जो है बेटा वो उसके आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और एंजाइम जो है वो उससे भी डीनेचर। दोनों ही सूरतों में एंजाइम डीनेचर होगा, कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, दोनों ही सूरतों में एंजाइम जो है बेटा वो क्या होगा? वो डीनेचर हो जाएगा। चलें इसी तरह बात कर रहे थे हम पीएच की। देखो बेटा जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था ऐसी ही ऑप्टिमम पीएच होती है, ये देखें ना। लेकिन हमारे बॉडी में काम करने वाले हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, लेकिन हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच सेम नहीं होती। मसलन जो है वो आप देख सकते हो बेटा कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच होती है 2, ये देख लें। इसी तरह यहाँ ट्रिप्सिन की 8। अगर फर्ज कर लो एक एंजाइम है उसकी पीएच है 3, तो उसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, मतलब 1 2 3, तो ये कुछ यूं बनेगा, और 3 के ऊपर जो है बेटा ये पीक आएगी। तो ये पीक से भी बाद का जो है पीक बना के भी पूछा जाता है कि बताओ कि इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है कि पीएच कितनी है, तो वो अपने पीक को इंडिकेट करना है। ठीक हो गया। फिर ये एक और दो बातें और मैं बता दूं। पीएच में जब कोई चेंज आता है तो बेटा पीएच में चेंज होने से कोई भी चीज या एसिडिक हो जाती है या मोर बेसिक हो जाती है, और दोनों ही सूरतों में आयोनाइजेशन हो जाएगी। और आयोनाइजेशन सिर्फ एक चीज की नहीं होती, कि ये नहीं होगा सिर्फ एंजाइम आयोनाइज हो जाएगा, बल्कि उससे सबस्ट्रेट अगर वहां मौजूद है तो वो भी आयोनाइज हो जाएगा। उस सूरत में भी ये डीनेचर हो जाता है। मतलब नैरो चेंज इन पीएच भी जो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का जो है बेटा ये सबब होता है। फिर आपने ये टेबल याद करना है। ये टेबल जो है यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक तो वैल्यू सारी याद करनी है, और ये याद रखना कि ये हाईली बेसिक है और ये हाईली एसिडिक है। रिलेटिव एसिडिटी और रिलेटिव बेसिसिटी भी आ सकती है पेपर में। आपने ये बातें याद रखनी है कि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वो एसिडिटी बढ़ती जाती है, जितना नीचे आते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, साथ से वो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये टेबल बेटे आपने लाजमी याद करना है। चले उसके बाद आखिरी पॉइंट की तरफ जाता हूं, वो है बेटा इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर कोई ऐसे केमिकल होते हैं जिनके साथ एंजाइम रिएक्ट कर जाता है लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनते। मसलन एंजाइम इनहिबिटर के साथ अटैच होएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है।
और बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है एंजाइम रिएक्शन। देखें इसमें कुछ पॉइजन्स इसकी एग्जांपल्स हैं, साइनाइड्स आ जाता है, एंटीबॉडीज आ जाती है, एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ अद्वियात भी जो हैं वो एक्ट करती हैं एज आ इनिबिटर के तौर पर। अब इनिबिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल इनिबिटर, ऐसा इनिबिटर जो कोवलेंट बॉन्ड बना ले, जो कौन सा बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड बना ले, परमानेंटली अटैच हो जाए एंजाइम के साथ। तो ये एंजाइम को हमेशा के लिए वेस्ट कर देता है। ये एक दफा अटैच होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, परमानेंटली उस एंजाइम को वेस्ट कर देता है और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। जो रिवर्सिबल होते हैं ना, ये बनाते हैं वीक लिंकेज, ये वीक लिंकेज बनाते हैं, कमजोर कुव्वत कशिश के साथ ये अटैच होते हैं। तो ये कुछ देर के लिए अटैच रहते हैं, उसके बाद रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये रिमूव हो जाता है, मतलब एंजाइम की जान छोड़ देंगे, अब एंजाइम अवेलेबल होएगा। अब ये दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जैसे वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि कॉम्पिटिशन होता है। कुछ सबस्ट्रेट पता क्या होते हैं, ये देखिए, ये मैं फर्ज कर लो ये एक एंजाइम बना रहा हूं, अब ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका इनहिबिटर है, दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। इन दोनों का कंपटीशन है कि कौन जाकर जो है वो एक्टिव साइड के साथ जाकर अटैच होगा, कौन अटैच होगा, दोनों में कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, दोनों शक्ल में मिलते जुलते हैं। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से बाइंडिंग साइड खुद जो है बेटा वो जो है ना वो गलती कर जाती है, वो सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करने की बजाय इनहिबिटर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस चीज से आप छुटकारा हासिल कर सकते हो। कैसे हासिल करोगे, आप कुछ ना करो, बस सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा दो। सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से इनहिबिटर को मौका ही नहीं मिलेगा, ना इनहिबिटर ये पीछे रह जाएगा, इसको मौका ही नहीं मिलना। इनहिबिटर को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो जो है वो जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच हो सके, जेन्युइन एक्टिव साइट के साथ अटैच, क्योंकि आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। आपने क्या किया, आपने जो है वो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दी। सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाने से मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो अटैच ही नहीं हो सकेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? चलो आगे बताता हूं। देखो नेक्स्ट जो इनहिबिटर होता है उसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई कंपटीशन नहीं होता, नो कंपटीशन। तो और क्यों, क्योंकि ये तो एक्टिव साइड के ऊपर अटैच ही नहीं होते, ये तो अटैच ही होते हैं अदर देन एक्टिव साइड के ऊपर। मसलन मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, ये तो मेन एक्टिव साइट है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रही होगी ये अदर देन एक्टिव साइट है, इसको एलिस्टेरिक साइड भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एलिस्टेरिक साइड कहा जाता है। अब ये जो इनहिबिटर है ना, ये यहां अटैच हो जाता है, लेकिन यहां अटैच होने के साथ साथ वो जेन्युइन बाइंडिंग साइड को भी ब्लॉक कर देता है, तो ये जेन्युइन सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। अब अगर आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा भी दें तो कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि एक्टिव साइड तो बाउंड है, एक्टिव साइड तो छुप गई इसकी वजह से। तो यहां पर मिकदार बढ़ाने का भी आपको कोई फायदा नहीं होना है, मिकदार बढ़ाने से भी आपको कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये जो इनहिबिटर होते हैं, इन इनहिबिटर्स को एलिस्टेरिक इनहिबिटर भी कहा जाता है, क्योंकि अदर देन जो एक्टिव साइट होती है, जो अदर देन एक्टिव साइट होती है उसको एलिस्टेरिक साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एलिस्टेरिक साइट कहा जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल है मेरी बात समझ आ गई। अब आखिरी बात करूंगा, फिर मैं आपके चैट बॉक्स की तरफ, आपके सवालों की तरफ आता हूं। देखें ये आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है कि ये सक्सीनेट है, ये क्या है, इट विल बी अ सक्सीनेट। ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है बेटा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ्यूमारेट में। इसके दो हाइड्रोजन निकलेंगे और दो हाइड्रोजन इस FAD के साथ अटैच होकर FADH2 बन जाएंगे और ये फ्यूमारेट बन जाएगा। लेकिन ये जो मेलोनेट है ना, मेलोनेट ये इनहिबिटर है, इसकी शक्ल सक्सीनेट से मिलती है। सक्सीनेट और इसमें सिर्फ एक CH2 का फर्क है बस, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे ही है,
तो अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज गलती से मेलोनेट को सिलेक्ट कर लेता है, तो जब मेलोनेट को सिलेक्ट करेगा तो कोई फ्यूमरेट नहीं बनता। ये मेलोनेट इनहिबिटर है। ये क्या है? इनहिबिटर। ये है सबस्ट्रेट और ये एंजाइम है, और ये जो है ना फ्यूमरेट, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये याद करना आपके लिए जरूरी है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? देखिए लिखा हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये बेटा आपने याद करना है। हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आपने टेस्ट इसका बहुत अच्छे से देना है। बाकी बातें हम इसकी डिस्कशन में भी करेंगे।